साथ हैं फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती वंदना सेन। दिल की बात प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आज हम बात करेंगे दिल की बात, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर। आखिर जो नई शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में क्या है? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आज आप हमसे जुड़े हैं दिल की बात प्रोग्राम में। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे श्री महेंद्र श्रीवास्तव सर, जिन्होंने हमें इस चैनल में एक माननीय सम्माननीय अभिव्यक्ता के रूप में बुलाया है। धन्यवाद। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं कि शिक्षा नीति है क्या? सर एक्चुअली अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसको NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 कहा गया है। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी ये जानकारी देना चाहूँगी। ये हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 शिक्षा नीति और आ चुकी है। इससे पहले वाली जिसे हम द्वितीय शिक्षा नीति कहते हैं वो 1986 में आई थी। उससे पहले 1966 में कोठारी कमीशन के द्वारा जो शिक्षा नीति है वो बनाई गई थी। पहली शिक्षा नीति जो 1986 में बनी वो 1966 में बनी, वो 1986 तक कारगर रही। 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति बनी और जो आज तक हम शिक्षा का जो चला आ रहा है, जो भी हम शिक्षा तकनीकी चला रहे हैं या जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं आज के हमारे बच्चों के लिए, वो आज 1986 की शिक्षा नीति का ही परिणाम है। ऐसा नहीं है कि 1986 की शिक्षा नीति के बाद 1986 से लेकर के सन 2020 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। बशर्ते परिवर्तन हुए हैं, लेकिन परिवर्तन इतने सूक्ष्म थे कि उन्हें हम परिवर्तन नाम नहीं कह करके कुछ संशोधन कह सकते हैं। जैसे 1992 में उसमें संशोधन हुआ और भी कई राज्यों ने और केंद्र ने अपनी शिक्षा को प्रभावी और कारगर बनाने के लिए छोटे छोटे से परिवर्तन किए। लेकिन जिसे कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन या पूर्ण रूप से शिक्षा नीति को परिवर्तन कर देना, ये एक हमारी 34 वर्षों की बहुत सफल यात्रा रही है। 1986 के बाद में अब जो शिक्षा नीति बनी है ये 2020 में बनी है। और अब अगर हम इसमें आगे थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना चाहें तो सर ये जो आज शिक्षा नीति हम 2020 देख रहे हैं, ये कोई एक दिन के हमारे प्रयासों का फल नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने 15 दिन पहले कोई थॉट अपने दिमाग में लाया और इम्प्लीमेंट कर दिया। इस शिक्षा नीति पर सन 2012 से, जबकि UPA गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी, तब से काम चल रहा था। 2012 से हमारे जो MHRD जो डिपार्टमेंट था, जिसे कि आज हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल रहे हैं, उनके दिमाग में ये थॉट आने लगा था कि कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसको हम सैद्धांतिक से परिवर्तित करके प्रायोगिक पर चले जाएं या व्यावसायिक पर चले जाएं, क्योंकि दिनों दिन जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है या जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ इनफैक्ट उससे ज़्यादा रेशियो में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन्स हैं उनको हमें सेल्फ डिपेंड बनाना है, स्किल्ड डेवलप्ड बनाना है। तो उन सब के लिए बेसिक थिंग क्या चेंज करना था कि उन लोगों को हमने अपरूट कैसे किया है, कहीं ना कहीं उनका रूट ऐसा क्या डाला जाए कि जब हमें फाइनली ग्रोइंग एज में, जब वो दे आर द एडल्ट्स, कि जब वो एक अर्निंग स्टेज में आ रहे हैं, तब क्या आउटकम दे पा रहे हैं। तो जो हमारा MHRD डिपार्टमेंट था, जिसे कि हम आज एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का थॉट, सबसे पहला थॉट जो आया वो ये आया कि हमें कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। चेंज करने की जब बारी आई तो 2012 में उनके दिमाग में पहली बार ये थॉट आया, जबकि UPA गवर्नमेंट थी। 2012 से लेकर 13 तक बहुत सारे शिक्षाविद, चाहे वो शिक्षक हो, इनफैक्ट अभिभावक थे, इनफैक्ट जो सीनियर यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स थे, उन सबसे एक गहन विचार विमर्श किया गया। 2012 से लेकर 13 तक का जो समय था वो एक विचार विमर्श में चलता रहा। लेकिन फिर 2014 में जब चुनाव आए तो उन चुनावों की संगणना के चक्कर में हमारी शिक्षा नीति को थोड़ा सा होल्ड पर रखा गया। फिर जब 2014 के चुनाव परिणाम आए मई 2015 में, और जब NDA और UPA की जो एक कंपोजिट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होकर के सामने एक फॉर्मेशन, एक कंबाइंड फॉर्मेशन हमारे सामने आया, तब फिर से इस पॉइंट को एक मुद्दा बनाया गया कि भाई शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन कर देना चाहिए। उस समय TSR सुब्रमण्यम साहब की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें बोला गया कि हमें शिक्षा में इस तरह के परिवर्तन चाहिए कि हमारे यहाँ का हर छात्र स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन ले, कहीं ना कहीं जो उसकी एजुकेशन हो वो सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर ज़्यादा हो,
और एजुकेशन का मीनिंग सिर्फ कलेक्शन ऑफ डिग्रीज ना हो करके कहीं ना कहीं अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड भी होना चाहिए, मतलब हमारा जो हम रूटीन अर्न कर रहे हैं वो भी होना चाहिए। इसके तहत जब TSR सुब्रमण्यम साहब को ये काम सौंपा गया, मार्च 2016 में उन्होंने एक अपना रिपोर्ट जिसे कहते हैं एक ड्रॉ रिपोर्ट कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, वो सबमिट करी। पर वो मार्च 2016 की जो रिपोर्ट सबमिट करी उसके ऊपर कोई शिक्षा नीति नहीं बनी थी, सिर्फ वो एक रिपोर्ट सबमिशन था, रिपोर्ट सबमिट करी गई। फिर उसके बाद में 2017 और 18 का जो समय रहा, सिर्फ ये एक अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्कशन होता रहा, लेकिन इसके ऊपर कहीं कोई कंक्लूड डिसीजन नहीं आया। अगेन 2019 में फिर चुनाव आए। जब 2019 में चुनाव आए तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी जब हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बन करके आए, उनके सामने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट पे फिर एक गहन चर्चा हुई, जिसे कहते हैं हम एक्सटेंसिव डिस्कशन जब हो रहा था, तो उन्होंने अपने टेन्योर का जो फर्स्ट मास्टर टास्क कहते हैं वो यही रहा कि भाई अब हमें कहीं ना कहीं हमारी अगर देश को डेवलप करना है या हमारे यूथ जो ग्रुप है उनको सेल्फ डिपेंड बनाना है या हमारे को इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंड बनना है, तो हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ सुधार करनी चाहिए। फिर 2019 में डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो कि इसरो के हेड रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने 2017 में जो कि डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो कि इसरो के हेड रहे हैं, इसरो के हेड को बना नई शिक्षा नीति का पूरा कार्यभार उन्हें सौंपा गया कि भाई आपको हमें इस तरह की, उनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाई जाए। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये कार्यभार उन्हें सौंपा 2017 में। अब 2017 में जब उन्हें कार्यभार सौंपा गया और उन्हें टाइम दिया गया कि भाई सर आपको 6 महीने के अंदर अंदर इस शिक्षा नीति पर कुछ न कुछ इसमें जो भी परिवर्तन हो सकते हैं आप वो परिवर्तन करके हमें आधुनिक शिक्षा नीति का एक खाका, जिसे हम कह रहे हैं ड्राफ्ट तैयार कर करके दे दें। 6 महीने बाद जब, बिकॉज ये एक शिक्षा नीति है, कोई एक दिन का तो एक चैप्टर तो था नहीं या कोई एक क्लास का रिजल्ट या सेमेस्टर सिस्टम तो था नहीं। कस्तूरी रंजन साहब ने फिर अपनी रिपोर्ट, ये बात है हमारी मई जून 2018 की, बात करी गई कि सर ये संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारे आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य आधारित है, इनफैक्ट पूरे देश का भविष्य आधारित है। तो ये अगर आप हमसे ये आशा करें कि हम 6 महीने में ये रिपोर्ट दे सकें तो ये शायद संभव नहीं होगा। जावड़ेकर साहब का फिर से ये उनके लिए एक जो कंसेप्ट था कि ठीक है जैसा आप सोच रहे हैं कि शिक्षा नीति है, ये कोई एक दिन का टास्क तो है नहीं कि आज हम कुछ करना चाह रहे हैं और कल उसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे करते उन्होंने बोला कि आप जो भी अपना टाइम लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन ऑन द होल जब ग्राउंड पर अपनी जो शिक्षा नीति आए वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक प्रबल सशक्त, जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग वेपन के रूप में आनी चाहिए, क्योंकि वो इसरो के हेड थे तो उनके लिए जो उनकी कहते हैं ना बेंट ऑफ माइंड था वो उसी तरीके का था कि भाई जो भी इक्विपमेंट आप सामने लेकर के आ रहे हो उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव होना चाहिए। 2019 में ये शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई। अगेन 2014 के बाद में हमारे यहाँ चुनावी दौर आ गया। 2019 में मई 2019 में ये शिक्षा नीति का एक पूरा ड्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ, बट जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तो इस शिक्षा नीति को कहीं भी पब्लिक डोमेन में या पब्लिक डिस्कशन में या गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री के डिस्कशन में नहीं डाल सकते थे। फिर 6 महीने के लिए इसको होल्ड पर रखा गया। अब 6 महीने तक जो ड्राफ्ट बनकर के आ चुका है, लेकिन अभी कहीं भी ये इम्प्लीमेंट स्टेज में नहीं आया है या पब्लिक डोमेन डिस्कशन में नहीं आया है। 6 महीने बाद जब हमारे चुनावी परिणाम आए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका फर्स्ट टास्क जिसे कहते हैं कि मतलब कहते हैं ना इंस्टेंट टास्क कि हाँ इस पे तो डिसीजन हो ही जाना चाहिए, दैट वाज एस NEP 2020। उन्होंने जैसे ही सितंबर 2019 में इसे पब्लिक डोमेन में लिया, सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो हमारा टाइम था वो डिस्कशन पीरियड था कि भाई हाँ ये शिक्षा नीति है। फिर अगेन उस पर रिव्यूज़ हुए, वही शिक्षाविदों ने अपने रिव्यूज़ दिए, अभिभावकों ने रिव्यूज़ दिए, इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, गाइड्स हैं, बच्चे हैं, उन सब से रिव्यूज़ लिए गए। फाइनली 2020 में आकर के ये शिक्षा नीति एक पूर्ण रूप से 66 पेजेस का एक ड्राफ्ट था, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई। अब
जो आज हम शिक्षा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या जो भी हम एजुकेशन जो 2020 के बाद में अब जो हमारी शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति बेस्ड है, जिसको कि हम NEP 2020 बोल रहे हैं। और इस शिक्षा नीति का जो मेन मोटिव है, वो मोटिव ही ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन है उसको थ्योरी बेस्ड से हटा करके वोकेशनल साइड में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हमें बाय फ्रॉम द फर्स्ट बिगनिंग, जैसे हम कहते हैं ना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से ही, जिसको कि हम ECCE बोल रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तभी से हमें बच्चों को सिखा देने चाहिए थे। वो अब हम इस NEP 2020 में पूर्ण रूप से देखेंगे। इसमें बहुत सारे नए नए प्रयास किए गए हैं, और संभवतया अगर इन प्रयासों को हमने 100 नहीं 80% भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ ग्रुप हम कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही यूथ होगा। अब हम डेवलपिंग कंट्री से कहीं बाहर आ चुके हैं और बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल एजुकेशन की तरफ मूव कर चुका है। जो आज हम NEP देख रहे हैं ना, ये NEP ग्लोबल एजुकेशन पर मूव कर चुकी है। अब हम सिर्फ अपना नेशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू ग्लोबल एजुकेशन। नई शिक्षा नीति को लेकर आपने बहुत कुछ बात करी आज, कहाँ से शुरू हुई, किस मुकाम पर ये पहुंची और इम्प्लीमेंट अब जो चालू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ, शिक्षा नीति की अगर हम बात कर रहे हैं, इस नीति को लाने से बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ है? सर, बच्चों को जो अगर एक बिल्कुल बेसिक उस पर बात करी जाए जी, तो रोट लर्निंग जो चीज़ होती है, रोट लर्निंग मीन्स अभी तक जो बच्चे बुकिश लर्निंग कर रहे हैं कि टीचर ने 1 to 5 चैप्टर्स टर्म 1 के लिए दे दिए, बच्चे ने 1 to 5 चैप्टर्स लर्न कर लिए, लेकिन व्हाई दे आर लर्निंग, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, व्हाई दे आर लर्निंग फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि वो उस 1 to 5 चैप्टर्स का जो कंटेंट है उसे लर्न क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे कोरिलेट करना है, ये चीज़ अब हमें सिखाई जाएगी। उसी का जिसे कहते हैं ना इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब बेसिकली जो NEP 2020 है, इसके मोटिव्स जो हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग, and they are focusing totally on consistent learning. Consistent and continuous learning means कि जो चीज़ आपने आज फर्स्ट क्लास में पढ़ी है उसी से को रिलेटेड कहीं ना कहीं टर्म्स आपको सेकंड में पढ़ना है, देन थर्ड में कंसिस्टेंसी मीन्स आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, सो दे आर हैविंग द मास्टरी टिल 12th स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में आपने EVS जो सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर बच्चे ने आर्ट्स ले लिया आफ्टर 10 तो उसका उस EVS सब्जेक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। या सपोज आपने फिजिक्स पढ़ा है 9th-10th में एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट साइंस, तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड यू आर नॉट हैविंग एनी इम्पोर्टेंस ऑफ योर फिजिक्स सब्जेक्ट इन टेकिंग द कॉमर्स सब्जेक्ट, कि कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया तो फिजिक्स का कोई वैल्यू नहीं है या साइंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी जो बेसिकली हमारी NEP 2020 है, इसमें जो बच्चों को बेनिफिट मिलेगा वो उससे ये फायदा होगा कि दे आर हैविंग द इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग में इसके बच्चे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट उसने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है टिल 12th स्टैंडर्ड वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज एक रोट लर्निंग मीन्स कि बच्चे का जो एक, जैसे आप जनरल भाषा में कह लो कि रटने की पद्धति, उस पर बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। कंप्लीट एजुकेशन जो है उसको हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मीन्स ये है कि आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे बेस्ड ही आपको लर्निंग दी जाएगी। क्लियर? इस एजुकेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। इसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप एंड क्लास कैडर सब प्री डिसाइडेड है। जैसे आपका अर्ली 5 ईयर जिसको हम ECCE बोल रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वो एक 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान में आपका 3+2 मीन्स जब बच्चा हमारा 3 ईयर से लेके 8 ईयर्स तक का होगा, 3 ईयर से लेकर के 6 ईयर तक का बच्चा हमारा आंगनबाड़ी और प्ले ग्रुप से रिलेटेड रहेगा। वो आंगनबाड़ी और प्ले ग्रुप का जो बच्चा है उसके ऊपर कहीं से कहीं भी एक बुक के नाम पे, जिसे हम कहते हैं बुकिश नॉलेज, उसका कोई बर्डन नहीं है। दे आर लर्निंग एट ऑन स्किल। वो जो भी लर्न कर रहा है वो कैसे लर्न करेगा, उसकी खुद की सेल्फ स्किल से ही लर्न करेगा, बिकॉज थ्रू टू एनवायरनमेंट,
थ्रू टू सोसाइटी, थ्रू टू पेरीफेरी, थ्रू टू द सराउंडिंग्स की हमें ईवीएस पढ़ाना है। तो रादर देन गिविंग द ईवीएस कंटेंट कि बेटा व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वी आर हैविंग द 3 टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अब हमें बच्चों को ये नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, दे विल लर्न एट ऑन लेवल। हमें उन्हें विजिट कराना है, बच्चों को दिखाना है कि बेटा दिस इज योर स्कूल बस एंड why we are using the school bus, because some students they are coming from the outside of our school area and they are coming from this bus, and this bus they are plying on the road, that's why we are saying as the land transport। क्योंकि बेटा ये कहाँ चल रही है, ये जमीन पर चल रही है, रोड पर चल रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, land transport बोल दिया। So all the things they are giving from our side, जो भी हम बच्चों को दे रहे हैं ना, as ECCE मोड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का जो पार्ट है जिसका एज ग्रुप 3 to 8 है, उसमें बच्चों का क्लास कैडर रहेगा, वो रहेगा आपका प्ले ग्रुप प्लस फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। उसमें आपको बुकिश नॉलेज कुछ नहीं देना है, जो भी आप सिखा रहे हो फर्स्ट सेकंड में समहाउ कुछ आप बुक का कंटेंट पढ़ा सकते हो, लेकिन वो भी आपका प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए, मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल इन टर्म्स ऑफ कि बच्चे को सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड का बच्चा है और सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है या आईसीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हो, बिकॉज दिस इज they are having as the language improvement also। मतलब in this age all the students they need to language improvement। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी मदर लैंग्वेज से भी रिलेटेड उस बच्चे को रखना है। फर्स्ट सेकंड तक जो भी आप टीचिंग स्किल्स उन्हें देंगे वो मल्टी लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। सेकंड थिंग प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होना चाहिए, एंड main thing that will the based on the learning by doing and learning by fun also। Okay। all the things student will learn through to the learning by doing। कि students की cognitive skill को अगर हमें डेवलप करना है, cognitive skill को डेवलप करने के लिए जो अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो छोटे बच्चों को जब हमें cognitive skills डेवलप करनी होती थी, अपने आप से वो बच्चा cognitive skill डेवलप करता था, because they are going to ground and they are playing with their other friends and they are playing with their natural toys। वो मिट्टी को ऐसे करके उससे कुछ बना रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा है, दे आर पोरिंग द सैंड वन आर्टिकल टू सेकंड आर्टिकल। तो वो उस चीजों से उन बच्चों का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रहा था। बट ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन आज हमारे बच्चों को कहीं सैंड देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं कोई सॉइल नहीं है, कहीं वाटर पोरिंग। इनफैक्ट फैमिली में अगर हम देखें तो हम बच्चों को मना कर देते, बेटा व्हाई यू आर डूइंग दैट थिंग, कि जब बच्चा एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डाल रहा है तो मदर्स आकर के मना कर देती है। बट all the things that is having the students psychological development, इन सब चीज़ों से बच्चों का एक psychological development होता है, that known as the pouring। ये जब हम एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं pouring, and that's is the basic reason of the inbuilt and enrich your cognitive skill। cognitive skill देखिए कितनी चीज़ बच्चे का डेवलप हो रहा है, बच्चा एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डाल रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जिसको हम बेसिक थिंग ऑफ द कॉग्निटिव स्किल बोलते हैं, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन एक साथ हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अब हम वापस से बैकफुट उन चीज़ों को, जो चीज़ें हम अनकॉन्शियसली हमारी फैमिली में रह करके कर रहे थे, वो अब हमें टिल 8 ईयर एज बच्चों को स्कूल में देनी है विद द एजुकेशन बैकग्राउंड। कि बस कहीं ना कहीं उनका मोटिव एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट हो, और उस सेल्फ डेवलपमेंट में जो बेसिक डेवलपमेंट होगा वो थ्रू टू द एनवायरनमेंट होगा, थ्रू टू द सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग होगा। सेकेंड थिंग ये बात हुई हमारा फर्स्ट स्टेज। 4 स्टेज में हमारा ये एनईपी का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज इज फंडामेंटल स्टेज, सेकेंड इज प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड इज मिडिल एंड लास्ट इज सेकेंडरी। क्लियर? फर्स्ट स्टेज जो हमारा है वो है 3 to 8 ईयर्स तक का, उसमें बच्चे का आएगा प्ले ग्रुप प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। देन प्रिपरेटरी स्टेज उसमें आपका आएगा 3rd to 5th स्टैंडर्ड एंड एज ग्रुप 8 to 11। देन मिडिल स्टेज दैट विल बी एज 11 to 14 और उसमें आपके बच्चे का एज ग्रुप आएगा 6 to 8। देन अगेन 9 to 12 और बच्चे का एज ग्रुप आएगा आपका 14 to 18। क्लियर? हर ग्रुप में एक अलग अलग चैलेंजेस हैं बच्चों को एजुकेशन का।
जैसे जो हमारा फंडामेंटल स्टेज जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें जो भी बच्चा लर्न करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय फन। तो बिकॉज थ्रू टू द ये एक, अगर हम अपनी लाइफ से ही रिलेट इस चीज़ को करें तो हम उस काम को करने में सबसे ज़्यादा प्लेजर फील करते हैं, मतलब उस काम को करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें हमें प्लेजर फील होता है। दैट इज द थीम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इन फंडामेंटल स्टेज। अब हम बच्चों को उस काम पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे जो उन्हें करना पसंद है। सपोज मैनी स्टूडेंट्स दे वांट पेपर टीयरिंग, ये पेपर टीयरिंग हम कर रहे हैं, उनसे कोई बॉल बना रहे हैं, अनकॉन्शियसली हर बच्चा करता है, बट हम उसका रीजन नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा करने से बच्चे के अंदर कौन सी स्किल डेवलप हो रही है। एंड नाउ वी आर गिविंग ऑल द स्किल्स थ्रू टू दैट प्लेइंग मैनर, कि अब बच्चे को ठीक है बेटा आप पेपर टीयर करो, इस पेपर को यहाँ से टीयर करो, यहाँ पे स्टिक करो, दैट ऑल्सो नोन एज द वन क्रिएटिव स्किल। ये भी एक क्रिएटिविटी है जो हमारा बच्चे का 4 C's जो एजुकेशन का बेसिक रूट है। 4 C's मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये बच्चा इटसेल्फ अनकॉन्शियस माइंड में कर रहा है, लेकिन हम उनको कहीं भी एक थ्योरेटिकल ग्राउंड पे जैसे कहते हैं फ्रेम आउट नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये सारी चीज़ें हम NEP 2020 में एज मोड ऑफ कंटेंट भी करेंगे। सेकेंड थिंग, जब हमारा 3 to 5 का जो एज आएगा उसमें भी बच्चा, इसमें बच्चे को हम जब 3 to 5 क्लास का जो कैडर होगा, बच्चे को बुक नॉलेज देंगे, बट बुक नॉलेज विद द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जो हमारी एथिक्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, एजुकेशन वैल्यूज़ है, उस पर बेस्ड सारा एजुकेशन होगा। देन 6 to 8 में हम बच्चे को कन्वर्ट करेंगे, मतलब मूव करेंगे टूवर्ड्स टू क्रिएटिविटी। अभी तक हमने बच्चे को ये सिखा दिया कि बेटा सपोज MP का जो कैपिटल है वो भोपाल है। All the students of there belongs to MP, they all know as the capital of MP that is Bhopal, capital of Rajasthan that is Jaipur, capital of Bihar that is Ranchi. But now we will do like as, बेटा ये इंडिया का मैप है, अब आप इसमें बताओ कि MP का कैपिटल कहाँ है। बेटा ये अपना इंडिया का मैप है, आप इसमें ये बताओ कि बिहार का कैपिटल कहाँ है। या सपोज वी आर गिविंग द map of economic map of world and we are giving as assignment search the which country that have the currency as yen। yen हमारा जो वो है करेंसी है, वो किस कंट्री का है आप इस मैप में सर्च करके बताओ। उससे पहले हम बच्चों को थ्योरेटिकली ये बता सकेंगे कि ये कंट्रीज हैं बेटा, इन कंट्रीज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका करेंसी ऐसा है, इसका कैपिटल ये है और इस कंट्री का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। सो दे विल सर्च ऑन दैट मैप एंड दे विल डू एट ऑन। जो भी काम हम अपने खुद के हाथों से कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल लर्निंग मच मोर बेटर होती है। तो यही इसका एस्पेक्ट है कि अब हमें जो उनकी क्रिएटिविटी, जैसे कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसको डेवलप करना है, कि थ्योरेटिकल से कुछ नहीं होगा कि आपने रट लिया कि जापान की करेंसी ये है या अमेरिका की ये है या रशिया की ये है, नथिंग। अब आपको उस करेंसी को, उसका सिंबल क्या है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उस करेंसी से रिलेटेड जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं वो सारे लर्न होने चाहिए और उनको कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी के साथ कोलैबोरेट भी करना आना चाहिए। दैट इज द मोड ऑफ NEP 2020। ये हम 8th तक का जो प्लान होगा उसमें बच्चों को कराएंगे। देन इन 9 to 12th स्टैंडर्ड, 9 to 12th में अभी तक जो हम करते आ रहे थे, 9th 10th में बच्चे ने साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर साइंस और संस्कृत दोनों में से कोई एक ऑप्शन करके बच्चा 6 सब्जेक्ट से अपना बोर्ड एग्जाम्स पास कर रहा होता था। बट नाउ वी आर नॉट हैविंग द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हमारे पास में 10th बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं होगा। बच्चे को 9th और 10th में जस्ट एज सब्जेक्ट एनरिच्ड नॉलेज, सब्जेक्ट एनरिच्ड नॉलेज मीन्स साइंस का बच्चा है, बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाया, सोशल साइंस भी लेकिन उतने ही अच्छे से पढ़ाया। इट्स नॉट अंडर द प्रेशर कि बेटा तुम्हें तो साइंस ही लेना है 10th के बाद में, तो अब तुम साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पर वेटेज नहीं देना है। नाउ वी आर मूविंग एट द टुवर्ड्स टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मीन्स जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है सिमिल्टेनियसली वो बच्चा म्यूजिक भी पढ़ेगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी पढ़ेगा, वो बच्चा वोकेशनल एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट अपना GST भी पढ़ेगा, एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी
पड़ेगा, आइदर दे आर हैविंग द साइंस और बायोलॉजी, but they will go with the all vocational subjects, all the, because never know कि after 12 what will do, कि वो क्या करेगा हमें नहीं पता। हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं किसी अकाउंटेंसी में है एंड दे विल गो थ्रू विद द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हो सकता है चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, बट दे विल क्रिएट एट ऑन बिजनेस, वो चाहता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करूं, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी एक मास्टरी होना एसेंशियल होगी। सो दे विल गिव दैट टाइम दिस असिस्टेंस। तो उस टाइम में ये जो असिस्टेंस मिलेगा वो किस चीज़ से मिलेगा, हमारे जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट CBSE ऑल्सो प्रोवाइडिंग द 150 स्किल बेस्ड सब्जेक्ट नाउ। CBSE ने 150 स्किल्स बेस्ड सब्जेक्ट प्रोवाइड किए हैं, उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनफैक्ट फिशी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, NCC, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो CBSE ने एज अ मोड ऑफ स्किल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं कि बच्चा थ्योरी सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा है, अदर देन दीज थ्योरी सब्जेक्ट दे विल गो विद दैट स्किल सब्जेक्ट ऑल्सो। तो ये हमारा इस एजुकेशन से बच्चों को फायदा मिलेगा कि आप, अब वो लाइन नहीं है कि बच्चे ने 12th के बाद में साइंस ले लिया या बीटेक कर लिया तो आप इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, या इंजीनियरिंग के अलावा या एक आर्किटेक्ट के अलावा आप कुछ नहीं बन पाओगे। इसमें सारे रास्ते खुले हैं। इसमें सारे रास्ते ओपन है। They will go according your interest and in fact they will do at on work at on choice, कि आप अपनी चॉइस पे अपना काम भी कर सकते हो। अब आपका है वो इन बॉक्स थिंकिंग नहीं है, अब आउट बॉक्स थिंकिंग है कि उस बॉक्स में रह के ही काम नहीं करना कि मैंने तो MBBS किया है तो नहीं, हमारे आगे तो डॉक्टर लगा है और अब हमें डॉक्टरी ही करनी है। यू कैन गो विद द परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑल्सो, मैनी डॉक्टर दे आर डूइंग दैट वर्क ऑल्सो। हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी बहुत अच्छे म्यूजिक इंस्टीट्यूट के कन्वीनर बन जाएं, हो सकता है आप उसके कहीं ना कहीं डायरेक्टर बन जाएं, आइदर दे आर डूइंग द MBBS इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट इट्स नो बॉदर कि नहीं अब आपने MBBS किया है तो आप तो इसके अलावा सारे लाइन्स आर क्लोज्ड है। अब आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग हो जाएगी इसके बाद में, और बच्चे अपने आप में कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है जब अर्निंग स्किल डेवलप होगी, लर्निंग स्किल डेवलप होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होना ही है। शिक्षण संस्थान जितने देश में चल रहे हैं और शिक्षक टीचर्स की अगर हम बात करें, इस नीति को लेकर क्या वो सोचते हैं? देखिए, अगर ऑनेस्ट व्यू तो ये है कि इस शिक्षा नीति से शिक्षण संस्थान और शिक्षकों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जो रूटीन स्टडीज़ आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है एजुकेशन में। और थ्योरेटिकल तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिकल लर्न करने के लिए थ्योरेटिकल आपको करना ही करना है। तो अभी तक जो आप थ्योरी स्किल्स लर्न कर रहे थे वो तो करनी है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत एक्सटेंसिव ग्राउंड पे हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स की बात करें तो NEP 2020 के चलते इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या टीचर्स हो, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो बहुत ज़्यादा आपका बर्डन हो जाएगा। इट्स नॉट एज बर्डन, वी आर सेइंग एज अ वी आर नाउ नेशनल बिल्डर्स, कि अब हम नेशनल बिल्डर्स बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस टीम को प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए काम आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एज गाइड अगर आप काम करोगे, अभी तक जो चल रहा था वो ठीक था, मगर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छी नींव आप लोग तैयार कर सकते हो, अच्छी नींव ज़्यादा तैयार करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमको समय दिया हमारे प्रोग्राम दिल की बात में, और शिक्षा नीति को लेकर जिस तरह आपने मुझसे बात की। वंदना जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करूँगा।